Assalamualaikum students, I'm your subject guardian and welcome back to my another video. जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन के न्यूमेरिकल्स किए थे, तो वहाँ पे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ही फॉर्मूले से सॉल्व होगा, लेकिन ये लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है हमारे पास। लेकिन घबराने की बात नहीं है। जब मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह होगा, तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो देखने के बाद ये बिल्कुल क्वेश्चन इजीली समझ आ जाएगा और आप खुद भी सॉल्व करेंगे। तो ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 12 है। बस वहाँ पे वैल्यूज़ वगैरह चेंज होंगे, लेकिन लॉजिक यही लग रही है, क्वेश्चन यही है, वैल्यूज़ चेंज करके दिया हुआ है। तो मैं आपको पास्ट पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ और आप ये सॉल्व करने के बाद, मतलब जो मेरे समझने के बाद, आप अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कितना आया है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हुए हम क्वेश्चन को समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन में लॉजिक क्या है, मतलब कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे दिया हुआ 100 ग्राम बुलेट फायर्ड इनटू 12 kg ब्लॉक विद सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग कॉर्ड। तो यहाँ पे इन्होंने हमें बताया हुआ है एक बुलेट है हमारे पास जो कि 100 ग्राम की है, वो फायर्ड हुई है और एक ब्लॉक है, ठीक है, जो कि एक लॉन्ग कॉर्ड से सस्पेंडेड है। आगे इन्होंने बताया है कि इफ़ द बुलेट इज एम्बेडेड इन द ब्लॉक राइजेस बाय 5 सेंटीमीटर। तो इन्होंने बोला जब बुलेट फायर्ड हुई है, हमारे पास ये जो बुलेट है ये फायर्ड हुई है और हमारे पास सामने एक ब्लॉक है जो कि रेस्ट स्टेट में, अभी वो मूव नहीं कर रहा, वो लॉन्ग कॉर्ड से मतलब बंधा हुआ है, अटैच हुआ है। जब बुलेट जाके इसके अंदर एम्बेडेड होगी, इसके अंदर जाके लगेगी, तो हमारे पास जो है ब्लॉक मूव करेगा और डिस्प्लेस होगा थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाएगा। तो वहाँ पे मतलब वो राइज हुआ है, उन्होंने बताया कि ब्लॉक राइज हुआ है 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी है और वो क्या हाइट बताई है इन्होंने, 5 सेंटीमीटर। तो उन्होंने हमसे पूछा है व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बुलेट। अब इन्होंने हमें इस बुलेट की स्पीड पूछी, जो बुलेट है इसकी हमारे पास स्पीड पूछी है। अच्छा, अब आपने मैट्रिक क्लास में पेंडुलम का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि पेंडुलम पहले अपनी मीन पोजीशन पे होता है, जो कि इसकी रेस्ट स्टेट होती है। उसके बाद जब फोर्स अप्लाई करें ना, तो मूव करता है, फिर इसी तरह वो दोबारा मूव करता है इस तरफ। तो यहाँ पे यही सिचुएशन है। इन्होंने हमें बताया कि एक बुलेट दी हुई है जो कि 100 ग्राम की है, वो एक 12 kg ब्लॉक के अंदर जाके एम्बेडेड हो जाती है और ब्लॉक जो है मतलब मूव करता है ऊपर की तरफ, और इसकी हाइट जो है, ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो उन्होंने हमसे पूछा हुआ है इस बुलेट की स्पीड क्या है। हम जो है यहाँ पे डेटा बनाना स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और आगे जो जो चीज़ें आ रही हैं मैं आपको समझाती चलूँगी। सबसे पहले हमारे पास डेटा, तो हमें मास दिया हुआ है सबसे पहले बुलेट का, तो हम उसे m1 ले लेते हैं, और 100 ग्राम है तो ग्राम को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा kg के अंदर, 100 डिवाइड बाई 1000। उसके बाद m2, हमारे पास ब्लॉक का मास 12 kg दिया हुआ है, ठीक है, हाइट हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हुआ, 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ गया। तो यानी कि 5 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 5 डिवाइड बाई 100। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि बुलेट फायर्ड हुई, एक ब्लॉक था रेस्ट स्टेट पे था। तो बिफोर कोलिजन हमारे पास, मतलब हमारे पास यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही फॉर्मूला लग रहा है। तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या होता है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। तो ये हमारे पास बिफोर कोलिजन से पहले हमारे पास मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा, और ये बिफोर कोलिजन से बाद मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, उसका जो हम ऐड कर लेते हैं, जो हमारे पास आ जाता है। तो हमें पता है कि जो बिफोर कोलिजन जो भी मोमेंटम होगा वो बराबर होगा आफ्टर कोलिजन मोमेंटम के, ठीक है। तो बिफोर कोलिजन से पहले हमारे पास बुलेट की जो स्पीड होगी वो u1 होगी, और
ब्लॉक की स्पीड होगी u2। अब ब्लॉक पहले स्टेट रेस्ट स्टेट पे था तो उसका मतलब उसकी 0 मीटर पर सेकेंड। अब बुलेट की स्पीड तो उन्होंने मालूम करने को बोला है हमें, तो यानी कि हमें u1 मालूम करना है। अब आप बोलेंगे बुलेट तो भाई गन से फायर हुई, तो बुलेट तो भाई रेस्ट स्टेट पे थी ना पहले, तो आप इसको क्यों कह रहे हैं u1? तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे स्टार्ट ही इस तरह से दिया हुआ है कि 100 ग्राम बुलेट फायर इनटू अ 12 kg ब्लॉक। इन्होंने डायरेक्ट ही बुलेट फायर्ड से स्टार्ट किया है, कि उन्होंने डायरेक्ट बताया कि बुलेट फायर्ड हुई है। इन्होंने यहाँ पे गन का जिक्र ही नहीं किया, जबकि रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन के क्वेश्चन के अंदर इन्होंने गन का जिक्र किया था बाकायदा। तो वहाँ पे हमें रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन के न्यूमेरिकल्स में हमें u1 और u2 हमेशा 0 मीटर पर सेकेंड लेना होता है, क्योंकि वहाँ पे गन और गन और बुलेट का कंपैरिजन हो रहा है। तो जब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और हाँ जब हम रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ पे u1 और u2 हमेशा लाजमी तौर पर हमें 0 मीटर पर सेकेंड लेना है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास बुलेट डायरेक्ट बताए इस तरह से कि बुलेट फायर्ड हुई है, तो यानी कि हमें बुलेट की स्पीड मालूम करनी है, तो वो हमारे पास u1 है, क्योंकि बिफोर कॉलिजन अभी ये दोनों कोलाइड नहीं किया है, मतलब बुलेट ने अभी ब्लॉक के साथ कोलाइड नहीं किया है। ब्लॉक अपनी रेस्ट स्टेट पे है और बुलेट मूव करती हुई आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब रेस्ट स्टेट पे ब्लॉक, तो u2 यहाँ पर 0 मीटर पर सेकेंड, तो हम अपने डेटा में लिख लेंगे u2 इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। और क्योंकि हमें u1 मालूम करना है तो u1 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क डालेंगे, ठीक है। होपफुली आपको समझ आया होगा कि हमने बुलेट की यहाँ पे स्पीड u1 क्यों ली, ठीक है। यहाँ पे भी बुलेट हमें कोलाइड नहीं करी है ब्लॉक से। और ये एक और बात मैंने आपको यहाँ बता दी, क्वेश्चन डायरेक्ट स्टार्ट ही हुआ है कि बुलेट फायर्ड, यहाँ पे गन का कोई जिक्र ही नहीं किया, गन से कंपैरिजन लिया ही नहीं है बुलेट का, ठीक है। हम सिर्फ रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन वाले न्यूमेरिकल्स में लाजमी तौर पर u1 और u2 0 मीटर पर सेकेंड लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा पहले हम यहाँ पे ज़रा 100 को डिवाइड करें 1000 तो 0.1 kg आएगा हमारे पास, और यहाँ पे 5 को अगर हम डिवाइड करें 100 से तो 0.05 मीटर आएगा। अब मैंने हमारे पास यहाँ पे m1 भी है, u1 हमें मालूम करना है, m2 है, u2 हमारे पास पता है हमें 0 मीटर पर सेकेंड, m1 है, ये नहीं पता हमें, ये पता है, ये नहीं पता। अच्छा v1 v2 तो हमें क्वेश्चन में दिया हुई है, जब हमें ये दिया हुआ ही नहीं होगा तो हम ये सॉल्व कैसे करेंगे, हम कैसे u2 निकालेंगे हम। तो अब मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ, रुकिए मैं ज़रा बोर्ड क्लियर कर दूँ, फिर मैं आपको समझाऊँ अच्छे से कि v1 और v2 को क्या करेंगे हम। देखिए बुलेट थी, फायर्ड हुई, एम्बेडेड हो गई आके ब्लॉक के अंदर, ठीक है, यानी कि ब्लॉक के साथ कोलाइड कर गई। तो जब ब्लॉक के साथ कोलाइड की तो अभी बुलेट ब्लॉक के अंदर ही है, ठीक है, एम्बेडेड हो गई, तो ब्लॉक राइज किया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, अभी भी बुलेट उसके अंदर ही है। तो यानी कि बुलेट और ब्लॉक दोनों साथ मूव कर रहे हैं, यानी कि दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। जिस वेलोसिटी से ब्लॉक मूव कर रहा है, बस क्योंकि बुलेट उसके अंदर है तो बुलेट भी उसी वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो v1 है, मतलब आफ्टर कॉलिजन बुलेट की जो यहाँ पर स्पीड है वो बराबर होगी ब्लॉक की स्पीड के आफ्टर कॉलिजन के, क्योंकि बुलेट ब्लॉक के अंदर है। तो जब बुलेट कोलाइड करती है ब्लॉक के साथ, तो जिस वेलोसिटी से ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव किया उसी वेलोसिटी से भाई बुलेट भी मूव करी ना, वही वेलोसिटी हमारे पास बुलेट की भी होगी। तो इसको हम अगर एक नाम दे दें कोई तो v, ताकि हम जो है v1 की जगह भी v पुट कर देंगे और v2 की जगह भी v पुट कर देंगे। तो यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी हमारे पास सेम होगी, और वजह मैंने आपको बता दी कि जब कोलाइड करेंगे, जब बुलेट ब्लॉक के अंदर एम्बेडेड होगा, तो जब ब्लॉक जिस वेलोसिटी से मूव करेगा, क्योंकि बुलेट उसके अंदर है, तो बुलेट भी उसी वेलोसिटी से मूव करेगी, तो यानी कि दोनों वेलोसिटी इक्वल हो जाएंगी, और इसको हमने एक नाम दे दिया v। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट v1 इज इक्वल्स टू v2 इज इक्वल्स टू v। अब हम जहाँ पे v1 लिखेंगे, v1 लिखने की जगह v लिखेंगे, और v2 जहाँ पे लिखना होगा वहाँ पे v2 लिखने की जगह v लिखेंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं, इनको हमने एक कॉमन नेम दे दिया जो कि है v। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट m1 u1 प्लस
M2U2 इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2। ठीक है, मास 1 हमारे पास है 0.1, U1 हमें निकालना है, मास 2 हमारे पास 12 है, U2 हमें पता है 0, M1 हमें पता है 0.1 और V1 को हमने नाम दिया था कॉमन नेम V। M2 हमें पता है 12 और V2 को हमने नाम दिया था V। अच्छा, अब ये 12 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 बन जाएगा, तो इसे लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखते हैं 0.1 U1 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 0.1 V प्लस होगा 12 V से, तो यहाँ पर आएगा 12.1 V आंसर। अब हमें U1 निकालना है, तो यहाँ पे ये जो 0.1 है यहाँ पे मल्टीप्लायर है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो U1 आ जाएगा, U1 इज इक्वल्स टू 12.1 V अपॉन 0.1। इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें V नहीं पता, तो हमें V निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे V निकालने के लिए अलग लॉजिक यूज़ हो रही है। वो क्या लॉजिक है कि देखिए, जैसे आपने 9 में पढ़ा होगा मैट्रिक में कि हमारे पास एक पेंडुलम है, तो जब वो ऊपर की तरफ मूव करता है तो ये जो पॉइंट होता है इसे हम एक्सट्रीम पॉइंट कह देते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, जब वो ऊपर की तरफ आ जाता है तो हमारे पास यहाँ पे दो एनर्जी होती है, एक आपने दो एनर्जी के नाम सुने होंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हमारे पास एनर्जी ड्यू टू मोशन, और पोटेंशियल एनर्जी होती है एनर्जी ड्यू टू हाइट। जब ये पेंडुलम ऊपर की तरफ मूव करेगा यानी कि इसकी हाइट बढ़ेगी, तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का गेन होगा, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट पे लॉस होगी। क्या पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पास गेन होगी एक्सट्रीम पॉइंट पे, यानी कि जब पेंडुलम ऊपर की तरफ मूव करेगा, यहाँ पर ब्लॉक ले लें क्योंकि क्वेश्चन में ब्लॉक का जिक्र है, तो ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी, और काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन वहाँ पे लॉस मतलब कम होती जाएगी। तो हमारे पास एक वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो हमें कहता है कि हमारे पास फॉर V1 हम लिखते हैं V निकालना है ना हमें, फॉर V लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि हमारे पास जो है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के एक्सट्रीम पॉइंट पर, जो मैंने आपको बताया ऊपर की तरफ। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट ऊपर, जब ऊपर चले जाता है ब्लॉक या फिर पेंडुलम, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, तो वहाँ पे हमने बता दिया कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के। अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², और गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास mgh। तो यहाँ पे हमारे पास mm कैंसिल हो जाएगा, ये 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा v² इज इक्वल्स टू 2gh। v² हमें पता है, v² हमें निकालना है, तो 9.8 g की वैल्यू, और h की वैल्यू हमें क्या दी हुई थी, वहाँ पे 0.05 दी हुई थी हमें हाइट। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से और फिर 0.5 से, तो 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.05, हमारे पास आंसर आ रहा है 0.98। v² इज इक्वल टू 0.98। अब हमें v² नहीं चाहिए, हमें v चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे। ठीक है, रूट ऑन बोथ साइड लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो v इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 0.98 का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, 0.9899, और क्योंकि ये वेलोसिटी है तो हमें यहाँ पे SI यूनिट लगाना ज़रूरी होता है, तो मीटर पर सेकंड। अब हम इसे करेंगे पुट इक्वेशन 1 के अंदर जो हमने बनाई थी, पुटिंग इन इक्वेशन 1, ताकि हम U1 निकाल सकें। कहाँ है इक्वेशन 1 हमारी, ये रही। तो U1 इज इक्वल्स टू 12.1, यहाँ पे हम V की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने निकाली, और डिवाइड कर देंगे 0.1 से,
तो u1 इज इक्वल्स टू 12.1 और v की वैल्यू हमने क्या निकाली है 0.9899 0.9899, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.1। तो 12.1 मल्टीप्लाई बाय 0.9899 कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं साथ साथ, तो हमारे पास आएगा u1 इज इक्वल्स टू 11.97 डिवाइडेड बाय 0.1। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 0.1 से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है u1 इज इक्वल्स टू 119.77 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये भी वेलोसिटी है तो इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा किस तरह हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, थोड़ी सी लॉजिक, हाँ हम लॉजिक के सेंस में कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको क्योंकि अब समझ आ गया होगा तो अब आपके लिए आसान है। तो अब आप क्या करें, आप जाके अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 12 चेक करें और बिल्कुल सेम पैटर्न पे यही सवाल है, यही पैटर्न पे सॉल्व होगा, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी। जाके सॉल्व करिए, अपने आप को टेस्ट करें कि आपको कितना समझ आया। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे समझाने पे आ ही गया होगा समझ, और कुछ नहीं आया तो एक बार पीछे करके दोबारा देख लें, दोबारा समझ लें। और मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ पूरा कि किस तरह सॉल्व किया हमने, तो आप देख लें, स्लाइड में आगे करके दिखाते जाते हैं आपको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है, पहले हमने ये सॉल्व किया ये वाला पार्ट ना, तो ये जो 5 क्वेश्चन है ये आगे मैं आपको बताती हूँ किस तरह होगा। ये भी मोमेंटम का ही है लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये रहा हमारे पास। अब इसमें क्या है, अब हम पढ़ते हैं फिर मैं बताती हूँ। A cricket ball of mass 2 kg is moving towards the wall with velocity of 2 मीटर पर सेकेंड। एक क्रिकेट बॉल है जिसका मास है 2 kg, मूव कर रही है अब वेलोसिटी के साथ 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये मास, एक बॉल है, इसका मास दिया हुआ, उसके बाद उसकी इनिशियल वेलोसिटी बताई हुई 2 मीटर पर सेकेंड। अब इन्होंने बताया आफ्टर कोलिजन इट रिबाउंड विद वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर सेकेंड। अच्छा, ये हमारे पास समझे, ये यहाँ पास बॉल है, तो बॉल भी देखें कैसी बनी है मेरी, मतलब अल्लाह माफ़ करे, ये बॉल है, ठीक है, मूव कर रही है, इसका मास क्या है हमारे पास 2 kg, ये हमारे पास बॉल है, ठीक है। अब ये जाके 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हमारे पास मूव करी थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। अब ये जाके फ़ौरन से वॉल के साथ टकरा गई। अब जो जाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ वॉल से टकराएगी तो वापस भी तो मतलब वापस रिबाउंड करेगी। रिबाउंड का मतलब होता है वापस अपोजिट डायरेक्शन में आना, यानी कि ये यूं टकराई, यूं जाके टकराई और यूं वापस आई। तो इन्होंने क्या बताया, जब ये टकराई बॉल जाके तो ये यूं वापस आई, तो जब बॉल वापस आई वॉल से टकराने के बाद तो उसकी वेलोसिटी बताइए, तो यानी कि हम उससे कंसीडर कर लेंगे फाइनल वेलोसिटी। और क्योंकि उन्होंने बताया कि रीबाउंड, जब जहाँ पे रीबाउंड का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, ये रीबाउंड जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये रीबाउंड का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, उसका मतलब माइनस में वेलोसिटी है। क्योंकि वेलोसिटी मतलब क्योंकि बॉल जाके टकराई पहले फिर रीबाउंड करी, तो यानी कि नेगेटिव में लेंगे वेलोसिटी, यानी कि वी एफ हमारे पास नेगेटिव में आएगी और वो होगी 1.5 मीटर सेकेंड। जब भी जहाँ भी क्वेश्चन में हमारे पास रीबाउंड का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि हमारे पास वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में आई, मतलब वेलोसिटी हमारे पास पहले पॉजिटिव में थी, फिर जब वो टकराई तो अपोजिट मूव करी, तो अपोजिट आई, तो यानी कि नेगेटिव। तो जब भी, बस सिंपल सी बात आप याद रखें, जब भी जहाँ पे भी रिबाउंड का वर्ड इस्तेमाल हो रहा हो तो वहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी नेगेटिव ली जाएगी। तो यानी कि वी एफ को हमने नेगेटिव में लिया। आपको क्वेश्चन में एग्जामिनर ये नहीं बताएगा भाई कि साथ में माइनस लिख के नहीं देगा वेलोसिटी के साथ, वो बस रीबाउंड बोल देगा, इसका मतलब आपको खुद माइनस लगा के वेलोसिटी लेनी है। तो इसलिए हमने फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे माइनस में ली, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने वर्ड रीबाउंड इस्तेमाल किया हुआ था, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है फाइंड इट्स चेंज इन मोमेंटम एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल इन टाइम 0.1 सेकेंड। अब इन्होंने हमसे चेंज इन मोमेंटम पूछा है
चेंज इन मोमेंटम को हम इस तरह, देखिए मोमेंटम को तो हम इस तरह सिंपली पी से डिनोट करते हैं, चेंज इन मोमेंटम को हम डेल्टा पी से डिनोट करते हैं और इसको हम कहते हैं इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स। और इम्पल्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टाइम। ठीक है, इन्होंने हमसे पूछा है चेंज इन मोमेंटम एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय, अच्छा हमारे पास ये इम्पल्स के दो फॉर्मूले होते हैं, एक ये वाला या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्पल्स एम वी एफ माइनस एम वी आई। मास तो वही सेम रहेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, पहले वेलोसिटी कुछ और थी, फिर फाइनल वेलोसिटी कुछ और हुई, तो ये दोनों फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। या तो आप ये फोर्स वाला लगा लें या फिर ये एम वी एस माइनस एम वी आई। और हमसे फोर्स पूछी हुई है, दो चीज़ें पूछी हुई, एक चेंज इन मोमेंटम और एक फोर्स जो कि बॉल ने एक्सर्ट की। अच्छा, फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स निकालने के भी यहाँ पे हमारे पास दो तरीके, एक तो ये हम इम्पल्स का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई डेल्टा पी, अगर हम यहाँ से फोर्स निकालना चाहें तो हम यहाँ से फॉर्मूला बना सकते हैं कि एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो इस तरह भी फोर्स निकल सकती है और दूसरे फॉर्मूले से एफ इज इक्वल्स टू एम ए, इससे भी फोर्स निकल सकती है। तो अब आपकी मर्ज़ी, आप जिससे भी निकालें, इससे फोर्स निकालें, इससे फोर्स निकालें, और इम्पल्स में भी इससे इम्पल्स निकालें या फिर एम वी एफ माइनस एम वी आई। अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ी अपनी आसानी करते हैं, इन्होंने हमें पहले चेंज इन मोमेंटम पूछा हुआ यानी कि डेल्टा पी, पहले अपना पूरा डेटा बनाते हैं, फिर उसके बाद हम करते हैं चीज़ें। हमारे पास डेटा क्या दिया हुआ है, पहले हम ये लिखें, डेटा बॉल का मास दिया हुआ है हमारे पास 2 kg, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड, जब वो वॉल से टकराती है तो बैक की तरफ मूव करती है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, तो यानी कि वो रिबाउंड होती है। ठीक है, तो रिबाउंड का मतलब क्या होता है, नेगेटिव में वेलोसिटी, तो वी एफ को हम ले लेंगे नेगेटिव में, नेगेटिव 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चेंज मोमेंटम पूछा है, इम्पल्स और फोर्स पूछिए। अब इम्पल्स के लिए यार हमें फोर्स निकालनी पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास इम्पल्स के जब दो फॉर्मूले हैं, डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय टी, हम इस फॉर्मूले को छोड़ देते हैं। अच्छा, टाइम भी दिया हुआ है, पहले टाइम भी लिख लें। अच्छा, अब हम ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसको हम छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि इसके लिए हमें पहले फोर्स निकालनी पड़ेगी। फोर्स हमें निकालनी है वैसे, ठीक है, लेकिन हम पहला फर्स्ट पार्ट करते हैं, जब हमें पता है कि ये जब हमारे पास आसान सा फॉर्मूला है एम वी एफ माइनस एम वी आई, तो हमें हमें इस फॉर्मूले का क्या करना, हम डायरेक्ट अपनी आसानी करते हैं, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हमारे पास इम्पल्स आ जाएगा। तो हम जो हमारे पास इम्पल्स आएगा, फिर हम क्या करेंगे, फोर्स इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ये क्योंकि हमारे पास इम्पल्स आ जाएगा, तो फिर हमारे पास टाइम तो पता है, हम इससे निकाल लेंगे। हम इस क्योंकि अगर हम इस पे जाएंगे तो इसके लिए हमारे पास एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी, यानी कि एक्सेलरेशन कैसे निकलती है, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टाइम से, तो ये लंबी करनी पड़ जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इम्पल्स का ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, एम वी एफ माइनस एम वी आई, क्योंकि हमें मास पता है, वी एफ पता है, फिर हमें पता ही है, वी आई भी पता है। ठीक है, तो इससे हमें जो मोमेंटम मिलेगा हम वो निकाल लेंगे, और फोर्स डायरेक्ट हम डेल्टा पी और डेल्टा टी से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें डेल्टा पी पता होगा, डेल्टा टी पता है, तो इससे हमारे लिए फोर्स निकालना आसानी हो जाएगी। ठीक है, समझ आया आपको मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, इसको क्लियर करते हैं। अच्छा, अब हम इम्पल्स के लिए निकाला हमने एम वी एफ माइनस एम वी आई, यानी कि चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अब हमने क्या किया, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू, हमारे पास मास 2 था, वी एफ माइनस 1.5, फिर माइनस 2 इनिशियल 2, तो यहाँ पे हमारे पास 2 2 तो 4 हो गया। अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 1.5 के साथ, 2 मल्टीप्लाई माइनस 1.5, माइनस 3 आ रहा है यहाँ पास। अच्छा, माइनस माइनस क्या होता है, हमारे पास प्लस होता है, तो 4 में 3 प्लस करेंगे 6,
सॉरी 4 में चाहिए 5 6 7, और साइन क्योंकि ये बड़े बड़े वाले का साइन लगता है तो माइनस का लगेगा। तो हमारे पास मोमेंटम जो आ रहा है, और मोमेंटम का हमारे पास यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकंड। इम्पल्स का हम न्यूटन सेकंड रख लेते हैं। वैसे केजी डॉट मीटर पर सेकंड भी होता है हमारे पास, ठीक है। हाँ, केजी डॉट मीटर पर सेकंड भी हमारे पास होता है, यही होता है, लेकिन हम यहाँ पे न्यूटन सेकंड लगा लेते हैं, ठीक है। न्यूटन सेकंड हमारे पास यूनिट हो गया। और अब हम निकालते हैं फोर्स जो कि बॉल ने एक्सर्ट की, ठीक है। तो फोर्स क्या करेंगे, हम फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, रुक जाए 1 मिनट, बता रही हूँ आपको। अच्छा, फोर्स के लिए मैंने आपको बताया वही फॉर्मूला डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। आसानी से हमें पता है इम्पल्स माइनस का 7 है और 0.1 टाइम है ना, रुको चेक कर लेते हैं जी। 0.1, बिल्कुल 0.1 टाइम है। तो फोर्स -7 डिवाइडेड बाय 0.1, तो हमारे पास आ रहे फोर्स -70 न्यूटन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे फोर्स ये आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का साइन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे माइनस का साइन का मतलब है रिटार्डिंग फोर्स। और ये मोमेंटम भी क्यों माइनस में आ रहा है, क्योंकि जब बॉल जो है वॉल से जाके टकराई तो उसकी वेलोसिटी माइनस में आने लगी। तो जब वेलोसिटी माइनस में होगी तो जाहिर सी बात है मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम भी वेलोसिटी और मास का प्रोडक्ट होता है। तो हमारे पास मोमेंटम भी नेगेटिव में आने लग गया, और जो बॉल एक्सर्ट कर रही थी मतलब फोर्स, तो वो रिटार्डिंग फोर्स, यानी कि रिटार्डिंग फोर्स होती है हमेशा नेगेटिव में, तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स भी नेगेटिव में आ रही है। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और ये न्यूमेरिकल आपकी बुक का नहीं है, लेकिन ये पास्ट पेपर का है, और आना चाहिए सबको भाई। पास्ट पेपर से भी न्यूमेरिकल क्या करें, क्योंकि वो तो उससे तो पास्ट 30 ईयर्स के आप कर लें, एक काम करें, पास्ट 30 ईयर्स के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लें, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और पास्ट पेपर के न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर्स के अंदर, और थोड़े डिफरेंट टाइप का, तो आपको आइडिया रहता है कि हाँ भाई मतलब ऐसे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे कह सकते हैं। और अगर आपको कोई भी मतलब न्यूमेरिकल समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो न्यूमेरिकल भेज दें, मैं वो भी सॉल्व करा दूँगा आपको। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।